औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा सीपीसी का ऑर्डर 6 है, जो कि प्लीडिंग से रिलेटेड है। इसमें जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो डिफरेंट नेचर के हैं, ख़ास तौर पर वो हमारी प्लीडिंग से रिलेटेड हमारी जो है वो रहनुमाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेंट बाय प्लीडिंग। अब ये जो प्लीडिंग है इससे मुराद क्या है, ये हमारा ऑर्डर 6 रूल 1 इसे डील करता है। प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। मोस्टली ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में भी और बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ में भी, कि प्लीडिंग से क्या मुराद है। तो प्लीडिंग से मुराद प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों है। उर्दू के अंदर हम प्लेंट को अर्जी दावा और रिटन स्टेटमेंट को तहरीरी बयान कहते हैं। अब हमारा रूल 2 है ऑर्डर 6 का, कि ये किसके बारे में डील करता है। तो इसका है कि प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्लीडिंग है उसके अंदर हमने अपने मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं, ना कि हमने एविडेंस को प्रूव करना है। एवरी pleading shall contain and only contain a statement in a concise form of the material facts. Pleading relies for his claim or defense as the case may be। यानी कि इसको पहले समझ लीजिए कि हमारी जो प्लीडिंग है वो किस चीज़ पर मबनी होगी, हमने किस फॉर्म में प्लीड करना है। सबसे पहले ये आती है कि कंसाइज फॉर्म होनी चाहिए। कंसाइज मीन लिमिटेड, और जो मुद्दा है आपका, ठीक है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डील किया जाए, इधर उधर की बातें ना की जाएं। क्योंकि हमारी जो प्लीडिंग है वो किस चीज़ पर रिलाइज करती है, या तो हमारा क्लेम होता है या फिर हम डिफेंस में होते हैं। क्लेम करने वाला शख्स प्लेंटिफ होता है और डिफेंस करने वाला डिफेंडेंट होता है। तो कोई भी आपकी सूरत हो इन दोनों में से, तो आपने क्या करना है कि मटीरियल फैक्ट्स जो हैं वो अपनी प्लेंट में ऐड करने हैं इन आ कंसाइज फॉर्म। तो पहली चीज़ जो है वो इसके अंदर यही आती है कि एविडेंसेस जो है वो अंदर ऐड करना इसके अंदर नहीं होता। अब मेथड क्या होगा कि आपने इन चीज़ों को बड़े ही कंसाइज फॉर्म और बड़े सिस्टमेटिकली शेप में ऐड करना है। किस तरह से? एवरी प्लीडिंग शैल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड consecutively, each allegation being so far as is convenient contained in a separate paragraph। आपने जो चीज़ें इस तरह की हैं जो कि नंबर की शेप में होती हैं या किसी चीज़ का रकबा बताना है, तो आपने बाकायदा तौर पर उसको ये नहीं बता देना कि ये यहाँ पर सिचुएटेड है, बस इतना नहीं। उसका रकबा, उसका खेवट, उसकी खतूनी या उसकी जो भी मुरब्बा के अंदर उसकी मेजरमेंट हुई हुई है या मरलाज में हुई हुई है, तो वो प्रॉपरली उन चीज़ों को डिफ़ाइन करना है। फिर इसके साथ डेट सम्स एंड नंबर शैल बी एक्सप्रेस्ड इन अ प्लीडिंग इन फिगर एज वेल एज वर्ड्स। जिस तरह मोस्टली हम कई जगहों पे देखते हैं कि लिखा होता है कि आप इसको फिगर में भी लिखें, फिर इसे लिखा होता है कि आप इसे हिंसों में भी लिखें, तो इनको वर्ड्स में भी लिखें। तो कहने का मकसद है कि जो चीज़ जिस तरह से बयान करनी चाहिए या लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको आगे लेकर जाना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक अहम स्लाइड मैंने ऐड की थी, क्योंकि हमारी प्लीडिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारी प्लीडिंग में कौन से फैक्ट्स मौजूद होने चाहिए। तो हम लॉ में दो टर्म्स यूज़ करते हैं, एक होता है फैक्टो प्रोबंडा और दूसरा होता है फैक्टो प्रोबेंशिया। तो जो हमने कॉन्सेप्ट प्लीडिंग में ऐड करना होता है वो मोस्टली है फैक्टा प्रोबंडा, मतलब द फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड मटेरियल फैक्ट्स। फैक्टा प्रोबेंशिया हमने नहीं ऐड करना होता, यानी कि हमें सिर्फ ये बताना है कि ये फैक्ट्स हमारी प्लीडिंग में शामिल हैं। अब ये फैक्ट्स वजूद में कैसे आए, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, तो वो चीज़ें ऐड नहीं की जाती। इसके अंदर डिफरेंस कर लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर किसी चीज़ को इस तरह से बताना ज़रूरी है कि वो मौजूदा शेप में किस तरह से हमारे जो है वो सामने आती है, तो फिर
पर्टिकुलर्स इस किस्म के ऐड किए जा सकते हैं। अब हमारा रूल 3 ऑर्डर 6 है कि वो हमें किस तरह से बता रहा है और क्या चीज़ें बता रहा है, वो हम देखते हैं। द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल एंड वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर्म्स ऑफ लाइक करैक्टर एज नियरली एज मे बी शैल बी यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग्स। अब ये चीज़ हमें रूल 3 बता रहा है कि जो हमारा प्लीडिंग का फॉर्म है वो किस नवैयत को आना चाहिए, दिखने में कैसा होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि जी आप अपेंडिक्स ए देख लें। अब अपेंडिक्स ए किधर है? अपेंडिक्स ए हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के एंड पे दिया गया है इन शेप ऑफ फॉर्म। उसमें हमें बताया गया कि हमारी प्लीडिंग दिखने में इस किस्म की होनी चाहिए। हाँ, अगर सेम ऐसी नहीं है तो फिर इससे मिलते जुलते फॉर्म और उस तरह के जो करैक्टर्स अंदर एडिड हैं उस तरह की ही हमारी प्लीडिंग होनी चाहिए। तो रूल 3 ऑर्डर 6 ने हमें ये बताया कि हमारी जो प्लीडिंग है वो किस किस्म की होनी चाहिए। अब रूल 9(4) है पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। अब ये देखिए कि हम ऑलरेडी ऊपर जैसे बताकर आए हैं कि भाई हमें जो वो फैक्ट ऐड करना है जो सिचुएशन में मौजूदा शक्ल में, ना कि उसकी कहानी। लेकिन अब रूल 4 हमें कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है कि जिसके अंदर हमें पर्टिकुलर्स ऐड करने हैं। In all cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, or undue influence, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, particulars with date and items if necessary shall be stated in the pleading. अब ये बात जो है वो गौर तलब है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल की गई हैं। अब क्या बात बयान की गई है कि मिस रिप्रेजेंटेशन के मामला हैं, फ्रॉड है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, विलफुल डिफ़ॉल्ट है और अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जब तक इनके वकूअ पज़ीर होने की वजूहात बयान ना की जाए, इसके पीछे क्या चीज़ थी तो और ये चीज़ें कैसे की गई, तो तब तक ये चीज़ सामने नहीं आती। तो फिर क्या होता है कि इनकी तफसीलात शामिल करना ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ साथ इनको इन तफसीलात को तारीख़ वगैरह के साथ भी अगर शामिल करना हो कि कब हुआ था, कैसे हुआ, तो वो चीज़ें भी अंदर ऐड करनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन को उर्दू में गलत बयानी, फ्रॉड को फ़रेब, हमारा जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसे हम कहते हैं नुक्से अमानत, और जो दूसरा विलफुल डिफ़ॉल्ट उसको उर्दू में कहा जाता है दानिस्ता कसूर। तो इसको इस तरह से पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें जब उर्दू में कोई भी चीज़ फ़ाइल करनी हो तो फिर हमें आइडिया हो कि इसका क्या मतलब आता है। अब हमारा रूल 5 है और वो डील करता है फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पर्टिकुलर्स कि बेटर स्टेटमेंट किस वक्त ऐड की जा सकती है और उसकी क्यों ज़रूरत आती है। अ फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द claim or defense or further and better particulars of any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such terms as to cost and otherwise as may be just। अब बेटर स्टेटमेंट ये होती है कि कोई ऐसा मुद्दा जिसको हम और अच्छे तरीके से बयान करना चाहते हैं कि अदालत के सामने वो बड़ा खुल के वाज़े हो जाए, उसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे, तो फिर हम उसे मज़ीद अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसे कह देते हैं कि हमने वो चीज़ अपनी बेटर स्टेटमेंट में ऐड कर दी थी, उसके अंदर उस मामले की मज़ीद वाज़े तफसीलात, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंसिव सेंस देना किसी चीज़ की, वो ऐड कर दी जाती है। अब इसमें ये बताया गया है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह के कॉस्ट से रिलेटेड यानी कि अखराजात से रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको जब तक आप दोबारा अच्छे तरीके से बयान नहीं कर देते तब तक बात वाज़ेह नहीं होती। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 6 पे जो कि कंडीशन प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अब कंडीशन प्रेसिडेंट से क्या मुराद है? उर्दू में से हम कहते हैं शर्त नज़ीर। यानी कि सिंपली हम इस चीज़ को समझने से पहले देख लेते हैं कि कंडीशन प्रेसिडेंट होती क्या है। यानी कि अगर दो पार्टीज़ के दरमियान कोई ना कोई ऐसी कंडीशन मौजूद थी जिसके ऊपर कोई माहिदा हुआ, कोई मामला पेश आया
जो कि अब सूट के अंदर फैक्ट इन इशू है, तो वो चीज़ ज़रूर बयान कर दीजिए अदालत के सामने, ताकि पता चले कि इसके बारे में कोई ना कोई कंडीशन पहले तय हुई थी पार्टीज़ के दरमियान। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि हमारे किस ऑर्डर में है या किस ऑर्डर के किस रूल में है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और अक्ररेंस ऑफ विच इज़ इंटेंडेड टू बी contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant as the case may be, and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all condition precedent necessary for the case the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading। यानी कि मकसद ये है कि ऐसा मुद्दा जिस पर किसी चीज़ का होना, वकूफ़ पज़ीर होना या किसी चीज़ का किया जाना मुनहसर था, तो चाहे आपका जो भी स्टेटस है वट एवर कि आप जो है वो डिफेंडेंट हैं या प्लेंटिफ हैं, आपने उस चीज़ को अंदर शामिल करना है ताकि चीज़ जो है वो वज़ह हो सके। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 7 जो बात करता है डिपार्चर की। नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same। अब डिपार्चर का जो वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है, नॉर्मली हम किसी चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह जाने को वर्ड यूज़ किया जाता है या अलहदगी के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर इस बात से क्या मुराद है, उर्दू में जो इसका मतलब यहाँ पर बन रहा है वो है तजावुज़। तो कहने का मकसद इसमें ये है कि अगर आप अपनी प्लीडिंग में कोई नया इशू रेज़ करना चाह रहे हैं, किसी ग्राउंड को या किसी क्लेम को सामने लाना चाह रहे हैं, तो आप लेकर आ सकते हैं, मगर उसका डिपार्चर नहीं होना चाहिए। डिपार्चर क्या मुराद है कि जो आपका मुद्दा था, जिस चीज़ पर आप प्लीडिंग लाए, ऐसी चीज़ें ऐड ना कर दें कि जो उसकी शुरुआत या जो उसकी सेंस थी उसको ही ख़त्म कर दे। ठीक है, आप उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट स्लाइट नेचर की होंगी, वो बिल्कुल उसकी जो उन्वान है उस आपकी प्लीडिंग का या जो नुक्ता है उसको सिरे से ही चेंज कर दें। तो ऐसे उसके अंदर अमेंडमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ना ही आप ऐसे क्लेम्स, ग्राउंड्स और एलिगेशंस जो है अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 8 जो कि हमारा डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अब उसमें क्या चीज़ है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एलिज्ड इन एनी प्लीडिंग अ बेयर डिनाइल ऑफ द सेम ऑफ द ऑपोजिट पार्टी शैल बी construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matters of the fact from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract। अब इसके अंदर ये चीज़ आती है कि आपकी प्लीडिंग चल रही है, उसके वो प्लीडिंग बेस करती थी कॉन्ट्रैक्ट के किसी मामले पर अब उसके किसी फैक्ट, टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड सेकंड पार्टी या कोई भी जो पार्टी उनमें से है, ठीक है, वो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के किसी फैक्ट या टर्म पे डिनाइल करती है, उससे इनकार कर रही है, तो कह रहे हैं कि ये डिनाइल लॉ के अगेंस्ट डिनाइल तस्वुर नहीं होता, बल्कि उस फैक्ट से रिलेटेड डिनाइल तस्वुर होगा, ना कि उस लॉ के अगेंस्ट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रेज नहीं करता है ऐसा डिनाइल के जी ये जो लॉ था ये मतलब इसके अंदर लीगैलिटी नहीं थी, ये लिजिटिमेट नहीं था, इसके अंदर सफिशिएंसी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे जो डिनाइल का एक कॉन्सेप्ट है उसको लिमिटेड करता है कि जब हम किसी एक नुक्ते या फैक्ट के बारे में डिनाइल कर रहे हैं तो हम यही तसव्वुर करेंगे कि उसी फैक्ट के मतलब डिनाइल कर रहा है। इसका मतलब होल सूट से डिनाइल करना, किसी लॉ को डिनाई करना, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। अच्छा जी, अब हमारा आ जाता है रूल 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। व्हेन एवर the contents of any documents are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the documents or any part thereof are material। अब रूल 9 हमें ये बताता है कि जब हमने अपनी प्लीडिंग में उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें बता दी हैं तो फिर अलहदा से उस डॉक्यूमेंट को उठा के सामने रीड आउट करना, उसके कंपोनेंट्स या उसके कंटेंट्स बताना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह की है कि डॉक्यूमेंट की रीडिंग करना भी ज़रूरी है
तो उस सूरत में उसके बारे में जो है वो बात की जाएगी। अदरवाइज़ सिर्फ ये बता देना जो कि हमारी प्लीडिंग है कि इसके अंदर कौन से कंटेंट्स हैं, काफ़ी होता है। तो हमारा रूल 9 हमें बताता है कि एक डॉक्यूमेंट को प्लीडिंग के साथ प्रोड्यूस करने का क्या तरीका कार होता है। उसके बाद अब आ जाता है हमारा रूल 10, मैलिस नॉलेज etc। whenever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred। अब इसमें ये चीज़ आती है कि हमारा कोई भी इशू या मटेरियल फैक्ट ऐसा है जो मैलिस फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से मबनी है, यानी कि जिसके अंदर बदनीयती और किसी नॉलेज के बारे में बात की गई है, तो उसके अंदर किसी शख्स की मेंटल स्टेट बताना या उसके बारे में मज़ीद इरादा फ़रेब की वजूहात क्या थी, फिर अगेन ये चीज़ आ जाती है कि वो चीज़ें बताना जो है वो ज़रूरी नहीं होता। हाँ, बस उसका ये बता देना कि ये चीज़ मौजूदा शेप में किस तरह से आई, उसका जस्ट ये बता दें कि किस तरह से आई, ये ज़रूरी है, ना कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाना। तो इसके अंदर भी यही चीज़ बताई हुई है कि किस तरह वजूद में आई, तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्लीडिंग के अंदर नहीं होगा। हाँ, अगर किसी चीज़ के बारे में अदालत पूछे ब्रीफली तो फिर उसके जो हैं वो बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाया जा सकता है। उसके बाद हमारा आ जाता है रूल 9, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी। रूल 9 हम बता चुके हैं। रूल 11, नोटिस। Whenever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege that notice as a fact, unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material. Wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact, unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which such notice is to be inferred as material। अब इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अगर तो दो पार्टीज़ के दरमियान कोई नोटिस भी दिया गया था, यानी कि जिस तरह से अक्सर पार्टी कहती है कि मैंने इसको नोटिस भी भिजवाया था, तो उस नोटिस का जिक्र करना और उसके नोटिस की परत को, यानी कि उस कागज़ को उसके साथ लगाना भी ज़रूरी है कि फ़लाँ चीज़ की इत्तला जो है वो इसे दी गई थी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ज़ाहिर करना ज़रूरी हो किसी शख्स को किसी वाक़े या मामला या चीज़ की इत्तला थी, तो इस इत्तला को बतौर वाक़या बयान करना काफ़ी होगा, सिवाय इसके कि तरीक़ा इत्तला या उसके मुख्तसर अल्फाज या वो हालात जिनसे इत्तला साबित हुई थी नफ्स मुकद्दमा हों। यानी कहने का मकसद ये है कि उसका बयान कर देना ही काफ़ी है, ना कि प्रॉपरली उस नोटिस को पढ़ा जाए। उसका या तो उसका डॉक्यूमेंट साथ लगा दिया जाए या उसका जिक्र जो है वो कर दिया जाए। अच्छा जी, अब उसके बाद आता है रूल 12, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशनशिप। इस चीज़ का क्या आता है? Whenever any contract or relation between any person is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact, and to refer generally to such letters and conservations and circumstances without setting them out in detail, and if in such case the person